तो अब हम चलते हैं अपने यूनिट 2 के सेकंड टॉपिक पे। इससे पहले हमने दीवानी राइट्स के बारे में बात की थी और अब हम बात करेंगे कि 1772 में जब इस दीवानी राइट्स को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने का ज़िम्मेदारी वैरन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, तो वो क्या प्लानिंग करते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब इस पोस्ट को, गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने ये फ़ील किया कि जो सिस्टम है, जो जुडिशियल प्लानिंग है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे बंगाल का, वो बहुत ही बुरी दौर से बुरे शेप में है और लगभग वो जो सिस्टम है वो कोलैप्स करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस डिफेक्टिव और अनसैटिस्फैक्टरी सिस्टम को फिर से ठीक करने के लिए वैरन हेस्टिंग्स ने एक नया जुडिशियल प्लान लेके आए। तो इस प्लान को हम कहते हैं द जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। और इस प्लान के अंदर वैरन हेस्टिंग्स ने जुडिशरी में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए, मेजर रिफॉर्म्स किए, और हम इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 1772 का जो रिफॉर्म था, ये ट्रेडिशनल जो डिवीजन किया गया था मुगल्स द्वारा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड था। और जो रिलेशंस थे निज़ाम या नवाब के और दीवान के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उससे उस सिस्टम से इंस्पिरेशन ली गई थी। निज़ाम जो उस टाइम का सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करता था, उसके अंदर क्रिमिनल जस्टिस देने की पावर्स थी और दीवान का काम सिविल केसेस के जुरिस्डिक्शन का था। तो इस सिस्टम से इंस्पायर होके ये नया जुडिशियल प्लान जो था, ये बनाया गया था। और इस जुडिशियल प्लान के अंदर भी जो ये दीवानी एरिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, इसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और इन पार्ट्स को ही, इन डिवीजन जो पार्ट्स थे, उनको ही कहा गया डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको आज भी हम डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से जानते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया, जिसको नाम दिया गया कलेक्टर, जिससे आप आज भी परिचित हैं। आज भी हर डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो कलेक्टर की होती है। और एक कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, जिस कोर्ट का काम था जितने भी सिविल केसेस थे उस एरिया में, उसको मॉनिटर करना, उस पे जजमेंट देना, उसके डिसीजंस लेना। और इस कोर्ट को प्रिसाइड करता था कलेक्टर, और इस कोर्ट का नाम था द मुफस्सिल दीवानी अदालत। ठीक है, इसका नाम था द मुफस्सिल दीवानी अदालत, और इसको प्रिसाइड कर रहा था कलेक्टर, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंग्लिश ऑफिसर हुआ करता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट था। इसके बाद जो क्रिमिनल केसेस थे, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक अलग कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, जिस कोर्ट का नाम था द मुफस्सिल ऑफ निजामत, या फिर फौजदारी अदालत। ये दोनों नाम थे। और इन कोर्ट्स में जजमेंट देने का जो पावर था, वो नेटिव लॉ ऑफिसर्स, मतलब इंडिया के ही जो देसी कानून के अधिकारी थे, जैसे कि काजी या मुफ्ती, जिनको दो मौलवी असिस्ट करते थे, इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कौन दे रहा है? काजी या मुफ्ती, जिनको असिस्ट कर रहे हैं दो मौलवीज। और ये क्या डिसाइड कर रहे हैं? ये डिसाइड कर रहे हैं उस पूरे एरिया में, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा एरिया है, वहां पे जो भी क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, उनको ये डिसाइड कर रहे हैं। कलेक्टर के पास ये
सुपरविजरी कंट्रोल था कि वो सुपरवाइज कर सकता था इस अदालत के काम को, फौजदारी अदालत के काम को वो सुपरवाइज करने का काम कर रहा था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा कलकत्ता में 2 सुपीरियर कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था। एक था द सदर दीवानी अदालत और दूसरा था द सदर फौजदारी और निजामत अदालत। अब सदर दीवानी अदालत जो पूरा सिस्टम बनाया गया था, उसमें थे गवर्नर और काउंसिल के मेंबर्स। गवर्नर और काउंसिल के मेंबर्स ये वहां पे आने वाली अपील्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो सुनवाई हो रही थी उसके खिलाफ जो अपील की जा रही थी, उनकी सुनवाई का काम ये सदर दीवानी अदालत कर रही थी। और इसके मेंबर्स कौन थे? गवर्नर और काउंसिल के मेंबर्स। तो जो भी केसेस 500 रुपए से ज्यादा का हुआ करता था, 500 रुपए या 500 रुपए से ज्यादा का हुआ करता था, उनके अपील्स को सुनने के लिए इस कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। वैसे ही सिमिलरली जो क्रिमिनल केसेस हो रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके डिसीजंस के ऊपर जो भी अपील थी, वो कलकत्ता में एस्टैब्लिश की गई सदर निजामत अदालत के पास आया करती थी। और इस सदर निजामत अदालत के जो जज हुआ करते थे वो भी इंडियन थे, जिसको नाम दिया गया था दारोगा। ये शब्द आज हम पुलिस के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम में इस क्रिमिनल केसेस को जज करने के लिए जिस इंडियन ऑफिसर को, इंडियन जुडिशरी को अपॉइंट किया गया था, वो था दारोगा। और ये अपॉइंट किया जा रहा था नवाब के द्वारा। और दरोगा को असिस्ट कर रहे थे चीफ काजी, चीफ मुफ्ती और कुछ मौलवीज। ये क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे थे। तो गवर्नर और जो उनकी काउंसिल थी फोर्ट विलियम की, ये इस सदर फौजदारी अदालत को सुपरवाइज करने का काम कर रही थी। यहां तक आप देख रहे हैं कि जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो लोकल लॉ ऑफिसर्स का ही यूज कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस में सुनवाई करने के लिए। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये आपको पूरे इस वीडियो का रिव्यू दे देगा। पूरे इस वीडियो का जो शॉर्ट एंड स्वीट अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इस डायग्राम से मिल जाएगा कि 1772 में वैरन हेस्टिंग्स ने एक सिस्टम क्रिएट किया, जिसे उसने मुगल जुडिशरी से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया था। उसने सबसे पहले तो पूरा जो एरिया था उसको डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसने एक इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट को बिठाया, जिसको नाम दिया गया कलेक्टर। अब कलेक्टर के पास सिविल केसेस को जज करने की पावर्स थी, लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए उसने अलग लोकल ऑफिसर्स बिठाए थे। तो सिविल केसेस की सुनवाई के लिए मुफस्सिल दीवानी अदालत का यूज किया जा रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई के लिए मुफस्सिल निजामत या फिर फौजदारी अदालत का यूज किया जा रहा था। अगर सिविल केसेस में कोई अपील है, तो वो अपील की सुनवाई हो रही थी सदर दीवानी अदालत में, और अगर क्रिमिनल केसेस में कोई अपील है तो उसकी सुनवाई हो रही थी सदर फौजदारी या फिर निजामत अदालत में। और ये दोनों कोर्ट कहाँ थे? कलकत्ता में एस्टैब्लिश किए गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरह उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।